अच्छा, अभी जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मार्केट में इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, यूट्यूबर्स, स्टार्टअप फाउंडर। तो ये स्टार्टिंग में कंपनी के सेटअप में इनसे ऐसी क्या लीगल मिस्टेक्स बेसिकली हो जाती है, या ये किस तरह की लीगल मिस्टेक्स करने की इनकी संभावना मतलब ज़्यादा हो सकती है? नॉर्मल पर्सन को बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द डे जीरो। सो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो कंपनी ही बना लेते हैं, जी। बट मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शो का नाम तो आपको याद ही होगा, टी टॉक विद एसपी। आज हमारे साथ हैं गेस्ट कमलेश मिश्रा जी। कमलेश मिश्रा जी, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश मिश्रा जी पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हैं, बाकी अपने बारे में विस्तार से आपको खुद बताएंगे। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्वेता जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर वंडरफुल चैनल। सो आई एम ए कंपनी सेक्रेटरी और मैं पेशे से प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ बेसिकली। सो एंड आई एम ऑल्सो अ फाउंडर ऑफ माई स्टार्टअप कॉल्ड कॉम्प्लाईकार्ट इंडिया। हम अपने स्टार्टअप्स के थ्रू, हम अपनी कंपनी के थ्रू सारे स्टार्टअप्स को कंसल्टिंग करते हैं, जैसे फंड रेजिंग, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, टैक्सेशन एंड लीगल सपोर्ट्स। अभी तक हमने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स और एसएमईज को हेल्प किया है, जहाँ पर वो ज़ीरो से हीरो बनते हैं। हमने उनको फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर के फंडिंग राउंड तक हम उनको लेकर गए हैं, एंड वी एडवाइज देम एंड वी हेल्प देम टू नेविगेट द चैलेंजेस दे कम अक्रॉस। सो ये हमारा बेसिकली वर्क होता है। अच्छा, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब आजकल जो ट्रेंड में है या ऐसा है कि जो कंपनी सेक्रेटरी हो कंपनी के सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर है, या वास्तव में ब्रेन स्ट्रेटजी है, मतलब ब्रेन मेकर है कंपनी के? जी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली आजकल काफ़ी लोग पूछते भी हैं कि क्या कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ कंप्लायंस तक सीमित है, बट ऐसा नहीं है। कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लायंस के साथ साथ बहुत सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल करनी होती है, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी इज़ द प्राइम एडवाइज़र टू द बोर्ड। सो हमारी एक्सेस टॉप मैनेजमेंट तक होती है। सो हमारे को कई बार स्ट्रेटजी में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। सो सिर्फ कंप्लायंस को ना देख करके एक सीएस को कंपनी की स्ट्रेटजीज़ में भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। जैसे अगर कंपनी कोई फंड रेजिंग के लिए जा रही है या कंपनी कल को आईपीओ प्लान कर रही है, तो कंपनी को एडवांस में कंप्लाइंट रखना होता है, और ये काम एक सीएस का ही होता है। वो किस तरीके से एक ट्रांजेक्शन को फुलफ़िल करता है, कंपनी कैसे चीज़ों को नेविगेट करती है, अगर कोई लीगल बैटल चल रहा है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, इन सब में एक स्ट्रेटजी होती है, और जो स्ट्रेटजी बनाने का काम एक सीएस का ही होता है। अच्छा, अभी जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे मार्केट में इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, यूट्यूबर्स, एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप फाउंडर। तो ये स्टार्टिंग में कंपनी के सेटअप में इनसे ऐसी क्या लीगल मिस्टेक्स बेसिकली हो जाती है, या ये किस तरह की लीगल मिस्टेक्स करने की इनकी संभावना मतलब ज़्यादा हो सकती है? ओके, सो अभी क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप का क्रेज़ काफ़ी है इंडिया में। कई बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना होता है तो वो एलएलपी बनाते हैं। अच्छा। कई बार वो इनिशिएट सही समय पे नहीं कर पाते। उनको जैसे प्रोप्राइटरशिप में काम करना चाहिए, बट वो कंपनी बना लेते हैं। कई बार उनके एग्रीमेंट्स फुलफिल नहीं होते हैं, कि उनको जैसे शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट और बाकी अपने जो लॉजिस्टिक्स के और जो भी वेंडर्स के एग्रीमेंट्स होते हैं वो नहीं बनाते हैं। एक कॉमन पब्लिक के लिए मतलब क्या टिप्स हैं, क्योंकि कैसे वो रियलाइज़ करेंगे कि उनको क्या बना? जैसे आपने कहा एलएलपी बना लेते हैं, तो मतलब वो कैसे समझेंगे कि वो तो किसी ना किसी के थ्रू ही कुछ बनाते इसको हम हैं? और इजी करते हैं आपके क्वेश्चन को ही। सो जैसा आपने बोला कि कॉमन पब्लिक के लिए, सो अगर एक नॉर्मल, क्योंकि इन्फ्लुएंसर एक कॉमन पब्लिक का भी बंदा हो सकता है, स्टार्टअप फाउंडर कोई भी हो सकता है। बिल्कुल। सो कल को अगर कोई भी एक पर्सन अपना स्टार्टअप करना चाहता है, सो हाउ ही विल स्टार्ट द बिजनेस, राइट, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट he can also start यस, बोथ। आजकल तो वुमेन ऐसे भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का ही जमाना है। दे आर डूइंग अ लॉट गुड। आपने ही पे फोकस किया ना, तो मैंने याद दिला दिया। जी, नहीं, आई थिंक ही और शी, हमारा डेटा रिवील कर रहा है महिला उद्यमी ज़्यादा, बिल्कुल परसेंटेज रेशियो जो है, और गवर्नमेंट की काफ़ी सारे स्कीम्स भी हैं टू फेवर यस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। एंड आई कैन से कि वुमेन आर वेरी रेजिलिएंट, सो दे कैन हैंडल टफ टाइम्स इन अ बेटर मैनर, और वो सक्सेस ज़्यादा
ड्राइव कर सकती है। सो अगेन टू द क्वेश्चन कि एक नॉर्मल पर्सन को बिजनेस कैसे शुरू करना चाहिए, यू नो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, फ्रॉम द डे ज़ीरो। सो लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो कंपनी ही बना लेते हैं, जी। बट मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले आपको अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। हमारा जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में मतलब क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा, सबसे पहले हमको डिमांड एनालिसिस करनी चाहिए। हमको अपने कॉस्ट एनालिसिस करनी चाहिए। अपने ये देखना चाहिए कि हमारे एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या कॉस्ट आ रहा है, हम उसको सेल कर रहे हैं तो हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। हमें अपने सबसे पहले मार्केट में कनेक्शंस बनाने चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, सो दैट हम बिजनेस कर पाएँ। वंस दीज थिंग्स आर सेटल्ड, उसके बाद मुझे लगता है कि हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए। और जब हमें लगता है कि स्टेज पर आ चुके हैं तब कंपनी रजिस्टर करना चाहिए, तब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहिए। उसके पहले आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो एक प्रोप्राइटरशिप में भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपका आइडिया सक्सेस हो गया, आपका प्रोडक्ट वैलिडेट हो गया तो आप उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना करके चलाइए। और अगेन यू कैन नॉट मिस compliances, you cannot miss all the obligations that you are required to be. अच्छा, एक चीज़ इसमें और है, जैसे आपने कहा प्रोप्राइटरशिप के में स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन आजकल जो हम देख रहे हैं जो ट्रेंड है, लोग शार्क टैंक या ये स्टार्टअप के क्रेज़ में एक्चुअल वैल्यूशन की तरफ नहीं भाग रहे हैं। तो इससे मतलब क्या है कि सस्टेनेबिलिटी में इस कारण से प्रॉब्लम आ रही है, या क्या इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, शार्क टैंक इज़ जस्ट काइंड ऑफ एक मोटिवेशन भी कह सकते हैं कि लोग शार्क टैंक में अपीयर होना चाहते हैं, बट इट इज़ नॉट द एक्चुअल रियलिटी। क्योंकि शार्क टैंक में बस कुछ ही स्टार्टअप्स जा सकते हैं, सारे स्टार्टअप्स शार्क टैंक में नहीं जा सकते। और जहाँ तक बात वैल्यूएशन की है, तो वैल्यूएशन बस एक समय के लिए होता है जो पेपर्स पे होते हैं। एक्चुअल में इट्स अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स अबाउट द सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, अगर आपके कस्टमर बेस है, अगर आपके रिपीट कस्टमर्स हैं, अगर आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स सही है तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। अगर आपके कंप्लायंस स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। शार्क टैंक में जा करके ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल ही हो जाए। अच्छा। आपको शार्क टैंक में आप जब जाते हो तो आपकी कंपनी का ट्रैक्शन बढ़ सकता है। पीपल विल सी कि ओके ये भी एक स्टार्टअप है। माइट भी वो आपका एक बार में प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, बट सेकंड टाइम वो नहीं करेंगे अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। तो अगर दम है तो डेफिनेटली दे विल बाई अगेन एंड अगेन। तो मतलब कहीं ना कहीं शार्क टैंक और जो स्टार्टअप वैल्यूशन की जगह मतलब प्रोडक्ट की गुणवत्ता के पीछे और उसकी प्राइस मार्केट के कंपेयर में कम्पिटिटिव हो। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब शार्क टैंक इज़ जस्ट काइंड ऑफ वन टाइम थीम, राइट। वो बस एक बार की बात है, बट आपको मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट और अपने कस्टमर्स पे ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, नहीं कस्टमर पे तो सब ध्यान देना चाहते हैं, पर मतलब लोगों को समझ में नहीं आता ना कि कस्टमर पे ध्यान कैसे दें, कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करें, उनको रिटेन कैसे करें। वो तो देखिए वो फिर वही सेल्स की चीज़ें हैं। वो तो मतलब आपको अपने प्रोडक्ट पे मतलब काम आपका करना कहना है होता कि है। रियल वर्ल्ड में ये शार्क टैंक और जो वैल्यूशन के पीछे लोग ज़्यादा भाग रहे हैं, उसका जो क्रेज़ है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। वो कहीं भी मायने नहीं रखती है। देखिए, शार्क टैंक इज़ नॉट द ओनली थिंग। क्या शार्क टैंक नहीं था तो इंडिया में स्टार्टअप्स नहीं थे? नहीं, बिल्कुल राइट, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। जी, ठीक है, ये जस्ट एक क्रेज़ है। और ठीक है, जिसको अपनी मार्केटिंग करनी है वो शार्क टैंक जाए या कोई भी टैंक जाए, बट अल्टीमेटली आपको अपने प्रोडक्ट पे फोकस करना होगा। यू हैव टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी, ठीक है, और देन यू हैव टू बी कंप्लाइड सो दैट आपके साथ और भी इन्वेस्टर्स जुड़े। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो तो डेफिनेटली आपके पास रिपीट कस्टमर्स होंगे और तब आपके नंबर्स बढ़ते हैं। जब आपके नंबर्स बढ़ते हैं तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। अच्छा, एज ए CS आपने CS की पढ़ाई भी की, फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आप सब काफ़ी क्लोज हमेशा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ऐसा कौन सा चीज़ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो कि किसी स्कूल कॉलेज में नहीं, ऐसा कोई हिडन ट्रुथ जो आपने काम करके एक्सपीरियंस से आपको पता चला हो? वेल, स्कूल और कॉलेजेस हमें थ्योरेटिकल नॉलेजेस देती हैं, जो उसके टेक्स्ट में लिखा है वो टेक्स्ट नॉलेज देती है। बट हम जब मार्केट में जाते हैं तो वी मीट विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। हम डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ काम करते हैं, डिफरेंट नीड्स होती हैं उनकी और डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि बुकिश नॉलेज हमेशा काम नहीं आती। जब हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम किस तरीके के लोगों के साथ काम कर रहे हैं और क्या सिनेरियो बन रहा है।
ठीक है। सो यस, स्कूल कॉलेजेस हमें एक इनिशियल आइडिया देता है, बट हम जब काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, राइट। अगर हम किसी बिजनेस के बारे में बात करें तो एक बुक में बस हमें मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाया जा सकता है, बट जब हम बिजनेस करते हैं तो हमें पता चलता है कि बिजनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मैनेजमेंट, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग, इट इज़ एज एट अ वेरी लार्ज स्केल। सो आई थिंक मतलब स्कूल कॉलेजेस का अपना एक रोल है, बट प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट। सो उसकी जगह स्कूल कॉलेजेस नहीं ले सकते। और मेरे ख्याल से वी हैव सीन देयर आर मेनी पीपल जो सक्सेसफुल हुए हैं एंड दे वर नॉट प्रॉपरली एडुकेटेड। तो एडुकेशन का और सक्सेसफुल का या बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, आई मीन उतना लेना देना नहीं है जितना हम सोचते हैं। इट हैज़ टू बी मतलब प्रैक्टिकल एज वेल एज टेक्स्ट नॉलेज। अच्छा, मतलब आपका ये भी कहना है एक तरह से कि ज़रूरी नहीं है कि कैट निकाल के IIM से, अहमदाबाद से MBA किया हुआ बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। कोई जिसके पास बिजनेस माइंड हो, बचपन से ही उसका बिजनेस माइंड हो, वो भी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, बन सकती है। देखिए, आप बहुत बड़े B स्कूल से पढ़ के निकलते हैं तो डेफिनेटली आपके नेटवर्क अच्छे होते हैं और आप अच्छा करते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो अच्छे B स्कूल से निकल के जो अच्छे B स्कूल से नहीं निकला है वो अच्छा नहीं करेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लोग 12th फेल होते हैं फिर भी काफ़ी अच्छा बिजनेस बना लेते हैं। सो वी नो बिजनेस अराउंड अस इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू व्हाट वी हैव स्टडीज ऑलवेज। सो दिस व्हाट आई कैन से। अच्छा, आप लोग मतलब किसी कंपनी में कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा है या फाइनेंशियल डेटा मैनिपुलेशन है, तो इसको किस तरीके से पता कर पाते हैं, किस तरीके से एनालाइज करते हैं? ओके, सो क्या है कि इसके लिए काफ़ी सारे टूल्स होती हैं और जनरली हम लोग फॉरेंसिक अकाउंटिंग करते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटिंग करते हैं, जिसके थ्रू ये फ्रॉड्स वगैरह पता चलता है। काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग ट्रांजैक्शंस को इवेल्युएट करते हैं। जैसे एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन काफ़ी कॉमन ट्रांजैक्शन होता है कि हम आपस के ही फैमिली मेम्बर्स में ट्रांजैक्ट करते हैं या अपनी बोगस कंपनीज बना करके ट्रांजैक्ट करते हैं। तो वो सब एक मैट्रिक्स होता है, हम लोग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको इवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है वेदर इट इज़ फ्रॉड और नॉट फ्रॉड। अच्छा, आपके हिसाब से CS और MBA मतलब आज के यूथ के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनके लिए सबसे बेटर करियर ऑप्शन कौन सा है? अगर वो कोई एक राह पकड़ना। करियर ऑप्शन तो हम नहीं बता सकते हैं, राइट, क्योंकि CA का एक अलग सेगमेंट है। CA डील्स इनटू फाइनेंस एंड एनालिसिस। CS is majorly into law and corporate laws, और MBA is all about business management. So it totally depends upon the person कि पर्सन का इंटरेस्ट क्या है। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको फाइनेंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है और अगर वो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहा है तो डेफिनेटली ही विल नॉट सक्सेस, ही विल नॉट गेट दैट मच सक्सेस। तो मेरे ख्याल से वो इंडिविजुअल पर्सन पे डिपेंड करता है। जो कंपनी सेक्रेटरी है जो इंडिया के प्रोस्पेक्ट में जॉब के लिए ज़्यादा बेटर है या अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया? ये देखिए, ये वही है, ये एक ऐसा क्वेश्चन ना जिसको हम एक सेंटेंस में कुछ वन वर्ड या वन सेंटेंस में कुछ बोल नहीं सकते हैं। अपॉर्चुनिटी हर एक जगह है, इंडिया हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो, अपॉर्चुनिटी सब जगह है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो उनका क्या इंटरेस्ट है। लेट्स से अगर मैं हूँ, अगर मेरा इंटरेस्ट होगा और अगर मेरा इंटरेस्ट इंडिया के बाहर काम करने का होगा और मेरे अंदर कैलिबर होगा तो डेफिनेटली आई कैन डू। बट येस, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। इट इज़ ऑन अस कि हमें कैसे करना है। अच्छा, मतलब आप तीनों में से कोई भी करियर ऑप्शन चुने और इंडिया के बाद दोनों जगह अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग मतलब देख रहे हैं कि जो अभी पेपर लीक, मतलब हर जगह हर चीज़ों में पेपर लीक आए दिन हो रहे हैं, तो इससे आपको लगता है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में या आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड में इंडिया की इमेज पे कुछ इफेक्ट आ रहा है? डेफिनेटली इफेक्ट आता है। देखिए, इट इज़ अबाउट आवर फ्यूचर। या इतने सारे और स्कैम भी हो रहे हैं, बहुत सारे मतलब उद्योग धंधे, मतलब जितने भी हम सुनते हैं, तो इन सब का किस टाइप का इफेक्ट आ रहा है? देखिए, इम्पैक्ट तो बिल्कुल आता है और क्योंकि इंडिया के बाहर भी इंडिया के बारे में बात होता है, बिकॉज आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हर एक कंट्री घूम रहे हैं और हर एक कंट्री का सर्वोच्च पुरस्कार उनको मिल रहा है, जी, द बेस्ट मेडल। सो लोग बात तो करते हैं, इंडिया इज़ ऑलवेज इन न्यूज़। सो अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों देखी जाती हैं।
विदेश मंत्री का काम भी वो अकेले संभाल ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और अगर हम अपने फ्यूचर के साथ ही खेलेंगे, हम अपने कंट्री के फ्यूचर के साथ ही खेलेंगे, ऑब्वियसली व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग, है ना, हम फिर तो जो टैलेंट है, हम टैलेंट को जगह नहीं दे रहे ना अपने इकोसिस्टम में, और अगर टैलेंट का जगह नहीं होगा इकोसिस्टम में तो फिर टैलेंटलेस लोग ही आएंगे और फिर वही ऑपरेट करेंगे। अच्छा, एक सवाल और है कि जो ये कंपनी सेक्रेटरी का जो जर्नी है, जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश का इसमें ज़्यादा वैल्यू है, तो एज ए कंपनी सेक्रेटरी अगर कोई CS एग्ज़ाम, आपने कहा कि लिटरेचर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा उसने क्वालिफाई कर लिया, पर उसकी कम्युनिकेशन स्किल, आई मीन दैट्स नॉट मीन कि ही और सी इज़ नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, बट एक्सेंट, क्योंकि कॉर्पोरेट में जो CS होते हैं वो बड़ी कंपनियां, मतलब जो छोटे मोटे रखते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर कोई प्रोफेशनल चाहता है कि थोड़े पैकेज भी अच्छे मिले, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसको अपनी CS क्वालिफाई करने के साथ साथ अपने किन स्किल्स पे और ध्यान देने चाहिए साथ साथ? राइट, सो इट इज़ ऑल अबाउट स्किल्स, राइट। सो आई वांट से कि आपको स्पोकन या फिर रिटन इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। इट हैज़ टू बी कि लाइक आप यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट्स द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू कन्वे, राइट। आपको सामने वाले की बात समझ में आनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू कन्वे व्हाट यू वांट टू से, राइट। अगर आप इतना कैपेबल हो अपने सामने वाले की बातों को समझने के और सामने वाले को समझाने का, सो आई थिंक यू आर गुड टू गो। और जहाँ तक स्किल्स की बात हो तो यू शुड बी ग्रूम्ड, राइट, यू शुड बी ग्रूम्ड कि बिकॉज आप बोर्ड के साथ डायरेक्ट ही इंटरेक्ट कर रहे हो, समटाइम्स यू आर इंटरेक्टिंग विद डिपार्टमेंट एज वेल, राइट। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, सो यू नीड टू बी अ लिटिल ग्रूम्ड एज वेल। कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि इट इज़ अ नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि आपको फॉरेन इन्वेस्टर से भी डील करना पड़ सकता है। कंपनी के जो इन्वेस्टर के साथ साथ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो आउटसाइड डायरेक्टर्स जो होते हैं, जी हाँ, वो भी कई सारे जो होते हैं फॉरेन कंट्रीज के होते हैं। बिल्कुल, इंडिया में भी कई सारी कंपनीज के ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल, तो एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको ग्रूम तो होना चाहिए, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो मेरे ख्याल से एक CS में होनी चाहिए, वो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। यू शुड बी एफिशिएंट विद योर वर्क, यू शुड बी एफिशिएंट विद द लॉ जिस पे आप काम कर रहे हो। अगर किसी कंपनी को आने वाले टाइम में SME IPO लाना है तो उसे क्या करना होगा आज? राइट, सो देखिए, अगर एक कंपनी को SME IPO के लिए जाना है, सो उसे 3 साल पहले, 4 साल पहले से प्लानिंग करनी होती है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट, राइट। सो अगर आई वुड से अगर किसी कंपनी को IPO प्लान करना है तो दे हैव टू बी फुल्ली कंप्लाइड फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद उनके प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट कंप्लाइंसेस होने चाहिए, जो भी उनके ट्रांजेक्शन्स है दे हैव टू बी फुल्ली कंप्लाइड, फुल्ली ट्रांसपेरेंट आई वुड से, और उनके बुक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, so that when it goes for review it doesn't get any problem, और उनका जो IPO है वो सक्सेसफुल हो जाए, बिकॉज इन्वेस्टर्स काफ़ी क्लोजली वॉच करते हैं, काफ़ी क्लोज ड्यू डिलिजेंस होता है SME IPO के टाइम पे या मेन बोर्ड IPO के टाइम पे। सो आई वुड से दे हैव टू बी कंप्लाइड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, और 3 साल पहले से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर किसी भी कंपनी को अपने फंड क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए, आप एक तरह से समझ लीजिए, से इन्वेस्टर की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे अपनी कंपनी में क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए कि इन्वेस्टर उसके पास है? क्योंकि इन्वेस्टर तो ऐसा चीज़ है नहीं कि कोई सेल का टूल है कि हम सेल करेंगे, इन्वेस्टर आओ आ जाएंगे। तो कुछ ऐसे चेंजेस कंप्लाइंस में एज ए CS आप क्या सजेस्ट करेंगे? सो फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने बिजनेस पे काम करते हैं, बिजनेस बिल्ड करते हैं, यू गेट द प्रॉपर ट्रैक्शन, आप कस्टमर्स पहले बनाते हैं। जब आपके पास कस्टमर्स होते हैं तो फिर आपको फंड्स की नीड होती है, यू नीड वर्किंग कैपिटल सपोर्ट, राइट, यू नीड फंड्स फॉर अदर एक्सपेंसेस टू ग्रो, राइट। सो जब आप इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स आपको रेडी करने चाहिए, आपको अपने कंप्लाइंसेस तो ऑब्वियसली सॉर्ट रखने चाहिए, अपने टैक्स पे काम करने चाहिए, आपके जो टैक्सेस हैं वो प्रॉपर्ली फाइल हो रहे हैं, रिटर्न्स फाइल हो रहे हैं, आपके सारे कंप्लाइंसेस हो रहे हैं। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ एग्रीमेंट्स जो आपको बिल्ड करते हैं, हम लोग बिल्ड करते हैं, जैसे शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, शेयर परचेज एग्रीमेंट, फाउंडर्स एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग्स, जिसमें इन्वेस्टर्स की हम लोग सारी क्रूशल इन्फॉर्मेशन और पूरा ट्रांजैक्शन कैसे होने वाला है उसको स्ट्रक्चर करते हैं। उसके बाद ही हम
चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद ही हम फंड रेजिंग कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूँ, तो हम अपने स्टेट की बात करते हैं। बिहार में उद्योग धंधे कम है, हम सब देख रहे हैं, और जॉब भी जो सरकारी नौकरी, इसके अलावा जॉब की स्कोप भी बहुत ज़्यादा नहीं। तो एज ए इंटरप्रेन्योर कोई बिहार में ग्रोथ के लिए उसको अपने राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े, तो एज ए इंटरप्रेन्योर वहाँ में कितना स्कोप है? एज ए CS आप क्या सजेस्ट करेंगे? श्वेता जी, अभी तक का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, बिकॉज़ हम जब बिहार एज ए स्टेट की बात करते हैं तो ये आज की बात नहीं है, हमें काफ़ी पहले से देखना पड़ेगा। अगर हम आज से 20-25 साल पहले की बात करें तो बिहार वॉज नथिंग, राइट? अभी लेकिन 20-25 साल पहले अगर आप जानते होंगे तो बिहार में बनमनखी में शुगर मिल था, कटिहार में जूट मिल था, ऐसे कई सारी जगह कई सारे मिल थे, बहुत सारे मिल थे, बट वो बस आप उनको टिप्स पे काउंट कर सकते हो, बट हम उन टिप्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम बने कि काफ़ी सारे छोटे छोटे बिजनेस बड़े बन सके, राइट, फ्लरिश कर सके। बिहार का अभी तक का जो इकोसिस्टम है वो उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ, बट अभी हम देख रहे हैं करेंटली लास्ट 3 to 4 years में पीपल आर ट्राइंग टू इनोवेट। लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बिल्डअप करें, और ये टोटली गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का इकोसिस्टम बनाती है, कैसे सपोर्ट करती है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया, ठीक है, अगर इनका इकोसिस्टम बिल्ड करने में हेल्प की, इनको लाइसेंसेस में थोड़ी ईज़ किया, इनको फंड सपोर्ट किया, इनके लॉजिस्टिक्स को सॉल्व करने की कोशिश की, वहाँ पर लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब होती है। अगर ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हुए तो डेफिनेटली बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होते हैं, बिकॉज बाहर में भी आकर के, दूसरी स्टेट्स में भी आकर के एक बिहार का बंदा काफ़ी कुछ करता है। हम लोग भी बिहार के हैं और हमने काफ़ी कुछ किया हुआ है, सो हम बिहार में क्यों नहीं कर सकते। बट बिहार के साथ प्रॉब्लम है कि बिहार में हम कुछ कर ही नहीं पाते, रीजन बीइंग कि वहाँ पर लाल फीताशाही बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो लोगों का बिजनेस पे ध्यान कम होता है, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ड्रामा पे ज़्यादा, पॉलिटिक्स पे थोड़ा ज़्यादा लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और गवर्नमेंट, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, हमारा काम बिजनेस करना है, बिजनेस लाने का काम, इकोसिस्टम बनाने का काम हमारा नहीं है। ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएं, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाएं कि बिजनेस ग्रो कर सके। जैसे दिल्ली है, जैसे यूपी वॉज वेरी बैड बिफोर 2017, जैसा हम लोग देखते हैं कि लड़कियां सेफ़ नहीं होती थी, बट अभी हम नोएडा में बैठे हुए हैं, राइट, यूपी इज़ सेफ़, आई मीन सेफ़र देन बिफोर। सो आई वुड से कि बिहार में भी वैसा इकोसिस्टम होना चाहिए, वैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, सो दैट बिजनेसेस ग्रो कर सके। बिकॉज बिहार में कंजप्शन और बिजनेस, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों ही काफ़ी है। जी बिल्कुल। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द करेंट गवर्नमेंट, और जो भी है इन पावर्स जो भी है, और डिमांड और सप्लाई तो क्रिएट भी होती है ना। बिल्कुल, और बिहार में है, जनसंख्या काफ़ी है, तो कंज्यूम कर सकते हैं वहाँ के लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ का कोई स्टार्टअप है जो सिर्फ बिहार के ही लिए पर्टिकुलर बने, तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का ना इन्वायरमेंट उस टाइप का भी डेवलप नहीं हो पाया। सो आई वुड से जो भी लोग हैं जो इन पावर हैं, दे शुड डू समथिंग टू बिल्ड द इकोसिस्टम, और सिर्फ पेपर्स पे नहीं, एक्चुअल में दिखना चाहिए, राइट। विद इन 1 year देयर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। जी। अभी आपके हिसाब से बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सब अच्छा स्टेट कौन सा है जहाँ की बूम कर रहा है? देखिए, मैं तो बोलूँगा कंप्लायंस बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए, काफ़ी सारे स्टेट हैं जहाँ पर मतलब ऑलरेडी बिजनेसेस बने हुए बिजनेस, जैसे बेंगलोर, महाराष्ट्र, आई मीन कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है, दिल्ली हम ले लेते हैं, अभी तो यूपी भी है, हरियाणा, ठीक है। मेरे ख्याल से अभी एक अपॉर्चुनिटी है बिहार में, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी सारा गैप है, ठीक है। अगर जो दोज वर इन पावर, अगर उन्होंने थोड़ा सा इन्वायरमेंट वहाँ का ठीक किया, अगर इकोसिस्टम पे काम किया, तो मेरे ख्याल से बिहार इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू लॉन्च अ स्टार्टअप, टू लॉन्च अ बिजनेस। जी बिकॉज वहाँ पर आपको लेबर भी काफ़ी सस्ती मिलेगी, ठीक है। लेबर मीन्स नॉट दैट लेबर मीन्स एम्प्लॉयमेंट। वहाँ के लोग काफ़ी आई मीन हार्ड वर्किंग होते हैं, काफ़ी एडुकेटेड होते हैं, और वही लोग अल्टीमेटली आगे चल कर के IAS IPS बनते हैं। सो डेफिनेटली अगर उनको अपने घर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो काफ़ी अच्छा करेंगे भी। जी, एक चीज़ आपने कहा कि लेबर जो है, अगर आप बिहार के ग्राउंड में जाके सर्वे करेंगे तो देखेंगे ना कि वही लेबर जब पंजाब हरियाणा आते हैं
तो वो उनको क्योंकि कंटिन्यू काम मिलता है तो उनकी कॉस्टिंग वो कम कॉस्ट में भी करते हैं। पर बिहार में क्योंकि उन्हें कंटिन्यू वर्क नहीं मिल रहा है तो उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वही मतलब मैंने वही बोला कि बिहार में अगेन इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। अगर वहाँ पे बिजनेस होगा ही नहीं तो उनको रेगुलर काम मिलेगा नहीं, और अगर रेगुलर काम नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो पार्ट टाइम ही काम कर पाएंगे। पार्ट टाइम काम करने से क्या होता है कि उनके कॉस्ट भी ज़्यादा वो फिर चार्ज करते हैं, और फिर पार्ट टाइम में जब वो काम नहीं कर रहे हो तो फिर वो यूजलेस एक्टिविटीज़ में ऑब्वियसली अपना टाइम स्पेंड करेंगे। सो गुड है अगर वहाँ पर बिजनेस कुछ ऐसे फ्लरिश करे, कुछ बड़े बिजनेसेस बने। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वैसा स्पेस बनाना चाहिए, जैसे बिजनेस पार्क होता है वैसे हर एक स्टेट में बनाने चाहिए, ठीक। और वहाँ पर अपना इकोसिस्टम बनाना चाहिए, वहाँ पर उनको इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाने चाहिए जिससे बिजनेसेस को सिंगल विंडो लाइसेंस मिल सके, राइट, जिसकी वजह से कुछ बिजनेसेस ग्रो करें। जितने लोग बिहार से दिल्ली आते हैं अपने इलाज के लिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बिहार में ही वैसे मल्टीपल हॉस्पिटल्स बनाए, राइट, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके बनाए या खुद ही बनाए, बट उससे क्या होगा ना कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हॉस्पिटल्स हैं, पर आप देखिएगा कोई भी कंपनी में या किसी भी उसमें अगर पर्सन दिल्ली में जॉब कर रहा है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में, मैं नाम नहीं बोलूँ, कि आप उस बंदे का सेम पोस्ट की सैलरी आप कंपेयर करेंगे, दिल्ली की सैलरी, मुंबई में उसकी सैलरी, बिहार के किसी छोटे से शहर में आप मान लीजिए आड़ा, बक्सर, छपरा, कोई भी ले लीजिए, कटिहार, पूर्णिया, वहाँ पे उसकी सैलरी में कंपेयर करेंगे तो वो सैलरी भी कम हो जाती है वो वहाँ के एरिया के हिसाब से, पर कॉस्टिंग तो लगभग सेम ही आती है ना लोगों की, थोड़े बहुत डिफरेंस आते हैं। देखिए एक्चुअली इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, राइट। अगर हम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र या कर्नाटका की बात करें तो वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, और बिहार की अगर हम बात करें तो एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब या कोई भी स्टेट ले तो बिहार में कम है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, पर वहाँ पे अगर कोई एक जॉब या कुछ भी कर रहा है उनके पास अदर ऑप्शन नहीं है। लेकिन दिल्ली में अगर बंदा मॉर्निंग में, मान लीजिए उसकी मॉर्निंग शिफ्ट है, 2 बजे तक कर रहा है, वो इवनिंग में भी पार्ट टाइम कुछ काम कर सकता है, वो घर बैठे भी कुछ करता है, पर बिहार में तो वो ऑप्शन भी नहीं है। वो इट इज़ ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट, राइट। एक दिन में तो नहीं होता है, इट टेक्स टाइम, है ना। अगर आप एक बार एनवायरनमेंट बनाते हैं और लोग उस एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं काम करने के, एंड दे गेट यूज्ड टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो डेफिनेटली उनका दिमाग चलता है और वो फिर वहाँ पर भी लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जहाँ पर अगर हम एक बिजनेस करते हो तो हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट वहाँ पर डर लगता है अभी भी। हम व्हेन आई विजिट आई हियर फ्रॉम पीपल, मैं पूछता हूँ कि आप अपना काम क्यों नहीं करते हो, तो दे से कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं है। और अगर लोग बिजनेस करते हैं तो प्रॉब्लम्स जो हम डिस्कशन नहीं कर सकते, बट यस देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स देयर। अच्छा, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मान लीजिए जैसे 2 लोग हैं, आप और मैं हूँ, हम लोग दोनों ने एक ही पैरामीटर पे सेम बिजनेस स्टार्ट किया, आप सक्सेस हो गए, मैं सक्सेस नहीं हुई, या फिर मैं सक्सेस हो गई, आप सक्सेस नहीं हुए, तो मतलब आपके हिसाब से दोनों के इसमें बेसिक क्या डिफरेंस होता है? मतलब ऐसा क्या वो यूनिक करते हैं जो एक आदमी सक्सेस हो जाता है, दूसरा नहीं हो पाता है? देखिए ये बहुत वाइड क्वेश्चन है कि क्यों होता है, ये लिटरली इसका कोई एक सेंटेंस में ऐसे आंसर नहीं दे सकते, मतलब मेजर डिफरेंस, बट मुझे लगता है सब में देखा जाए, मुझे लगता है कि एथिक्स बहुत मैटर करते हैं, डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, आप उसको सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, हम उसको एजुकेशन वाइज भी देखते हैं। जो स्कूल में टॉप करता है उस बच्चे को देखिए, और जो बच्चा टॉप नहीं करता हो आप उसको देखिए, यू विल सी कि जो बच्चा टॉप करता है वो कहीं ना कहीं एथिकल होता है, वो पढ़ता है, अपने होमवर्क्स बनाता है, राइट। सिमिलरली बिजनेस में भी जो लोग एथिकल बिजनेस करते हैं वो कहीं ना कहीं आगे जाते हैं। जो डिसिप्लिन्ड होते हैं, टाइम से ऑफिस जाते हैं, अपनी चीज़ों को डिसिप्लिन्ड वे में करते हैं, अपने जॉब को कंप्लीट करते हैं, अपने क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं ऑन टाइम, तो डेफिनेटली दे कीप ऑन एडिंग पीपल एंड दे गेट सक्सेस। तो मेरे ख्याल से एथिक्स और डिसिप्लिन दो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपके हिसाब से एथिक्स, डिसिप्लिन और जो टाइम के हिसाब से अपडेट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जैसे कम्युनिकेशन, पीपल मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये चीज़ें होती हैं। बट अगेन एवरीथिंग जब आप एक सम अप करते हैं तो इट्स अबाउट कि आप किस तरीके से मार्केट में बिहेव करते हैं। आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि जो AI आ चुका है, ऑटोमेशन आ चुका है, तो जो कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफाइल है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि ये इसकी वजह से रिस्क में आ रहा है या फिर
कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसकी वजह से, मतलब बेनिफिट ही होगा? देखिए, अभी तक की बात मैं बताऊं तो मुझे काफ़ी हेल्प किया है एआई ने, बिकॉज बीइंग इनटू लीगल एंड फाइनेंस हमें कई बार एनालिसिस करना पड़ता है, कई बार हमें कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट करने होते हैं, कई बार हमें डिस्कशंस करने होते हैं स्ट्रेटजी बनाने के लिए। तो हमने काफ़ी हेल्प ली है एआई से, बिकॉज इट मेक्स आवर टास्क ईजी। ये हमें कहीं भी रिप्लेस नहीं करेगा अगर हम अपने आप को अपलिफ्ट करते रहें, अपनी नॉलेज को हम इन्हांस करते रहें। ये रिप्लेस उनको करेगा जो बिल्कुल भी अपने आप को इन्हांस नहीं कर रहे हैं, जो अपडेट नहीं हो रहे हैं, ऑब्वियसली, बिकॉज जो छोटी चीज़ें हैं और जो रेगुलर की चीज़ें हैं, रेगुलर डे बाय डे की जो चीज़ें हैं वो हमारी एआई वो कर लेती है, राइट। बट जहाँ पर माइंड की बात आती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात आती है, वहाँ पर मेरे ख्याल से अभी भी ह्यूमन माइंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम जो ह्यूमन को समझ सकते हैं, जो ह्यूमन की नीड्स को समझ सकते हैं, वो मेरे ख्याल से एआई अभी भी नहीं समझ सकता मेरे फील्ड के हिसाब से। अच्छा, अगर आपको एक पावर दिया जाए कि आज का जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है उसमें मेजर चेंजेस लाने हैं, तो आप कोई एक चेंजेस आप सबसे पहले क्या लाना चाहेंगे? जी देखिए श्वेता जी, आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा। अच्छा, कोई एक चीज़ हो तो बताओ। मैंने तो बस छोटा सा पूछा है कि आपके पास एक पावर हो, अब एक चीज, मतलब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक ही चीज। अभी यही प्रॉब्लम है ना कि एक चीज़ कैसे बता सकते हैं, नहीं, फिर भी सारी लगेगा ना कि चीज़ें। सबसे पहले, अब जैसे बहुत सारी मिठाइयाँ रख दी हाँ हो, हाँ, अब रसगुल्ले हो, गुलाब जामुन हो, नारियल की लड्डू हो, काजू कतली हो, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि अब मुझे बोला जाएगा आप सबसे पहले क्या खाओगे, तो मैं तो बोलूंगी मैं नारियल का लड्डू खाऊंगी। जी हो मिठाइयों का सकता नाम है आप सुनते बोलोगे ही, कि आप मैं काजू कतली मिठाइयों का खाऊंगा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगा। लेकिन आप उससे ही, मतलब इसका बोले कि इतनी सारी कमियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी, लेकिन अगर आपको एक चेंजेस करना हो, आपके पास पावर आ गया हो, देखिए तो आप क्या चेंज करेंगे? राइट, सो देखिए काफ़ी सारे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, बट मेरे ख्याल से अगर मैं स्टार्टअप्स और एसएमईज की बात करूं तो देयर हैज़ टू बी अ यूनिफॉर्म एंड यूनिलैटरल कंप्लायंस सिस्टम फॉर स्टार्टअप्स एंड एसएमईज। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा कंप्लायंस करने की ज़रूरत ना पड़े स्टार्टअप्स को। एक सिंपल मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू वो अपने कंप्लायंसेस को चेक कर सकते हैं और कंप्लायंस कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक कि जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होना पड़ता है, ठीक है। इफ़ दे कीप डिस्ट्रैक्टिंग फॉर कंप्लायंस मैटर्स तो कहीं ना कहीं उनको भी प्रॉब्लम होती है, और अगर कंप्लायंसेस बढ़ते हैं तो कंप्लायंस कॉस्ट भी बढ़ता है। सो मेरे ख्याल से चीज़ों को थोड़ी इजी करनी चाहिए स्टार्टअप्स और एसएमईज के लिए, क्योंकि बड़े जो कंपनीज है दे कैन मैनेज देयर कंप्लायंसेस एंड ऑल। ये छोटे तो स्टार्टअप को समझ में नहीं आता कि कहाँ साइन करवा रहे हैं, क्या पढ़ने बोल रहे हैं। दे हैव जो बड़े क्लाइंट्स हैं, आई मीन जो बड़े कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, उनके पास अपने रिसोर्सेस हैं, सो दे कैन मैनेज। बट एज फार एज स्टार्टअप इज कंसर्न तो उनके पास रिसोर्सेज भी कम होते हैं, तो इसीलिए फंड भी कम होते हैं। बिल्कुल, तो उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिटरली रियल सेंस में होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ पेपर पे नहीं, उनके लिए कंप्लायंसेस इजी होने चाहिए। क्योंकि कंप्लायंसेस ऐसे है कि अगर आपने जैसे कहा ना कि स्टार्टअप कोई भी कर सकता है, आईएम से पढ़ा हुआ बंदा तो समझ लेगा कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन एक अगर आप देखेंगे, अगर इंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो आजकल तो हम देख रहे हैं कि चाय बनाना भी बहुत ज़्यादा एक इंटरप्रेन्योरशिप में आ गया है। तो एक अगर लेडीज रोड के किनारे चाय बना रही, उसको हम जो ये कागज दिखाएंगे और साइन करने बोलेंगे तो शायद साइन में अंगूठा लगा देगी, तो उस कंप्लायंस को वो कैसे समझ पाएगी? वही है, देखिए कि यहीं पर हम जैसे बिजनेस एडवाइजर्स की हेल्प होता है, आई मीन हेल्प ली जाती है, क्योंकि हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको कहाँ पर क्या साइन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट, क्या डिसीजंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, सो दैट उनका बिजनेस जो है वो बना रहे और वो उनका बिजनेस उनका ही रहे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लॉन्ग टर्म में जो देखी जाती है। सो वही मैं फिर से बोलूँगा कि कंप्लायंस हैज़ टू बी इजियर फॉर एसएमईज एंड स्टार्टअप्स। लेकिन इसमें एक और सवाल जुड़ा है आपके जवाब में। आपने कहा आप लोग हेल्प के लिए होते हैं, पर अगर एक रोड साइड में एक महिला जो स्टार्ट की है चाय बनाना, उसके पास तो फंड नहीं होगा, रिसोर्सेज भी नहीं होंगे, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, तो आप लोग जो उसे सजेशन देंगे तो आप तो अपनी चार्ज करेंगे ना फीस, वो फीस के पैसे भी तो नहीं होंगे उनके पास। तो कुछ ऐसे इजी डूइंग टूल्स नहीं होने चाहिए कंप्लायंस के, जो वो भी थोड़ा एक्सेस कर सके, देखिए, ताकि जब थोड़ा बिजनेस को बढ़ाए तो आप लोग के पास जाए तो उनके पास फीस भी हो देने के लिए। सो सी व्हाट हैपेंस कि अगर आप जो एग्जांपल ले रहे हैं किसी फीमेल का हुज सेलिंग टी ऑन अ रोड साइड, वो ऑब्वियसली हमारे पास नहीं आएगी, राइट। वो एक लेवल तक जब जाएंगे तभी वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे। अभी सपोज उनकी एक शॉप चल रही है तो ऑब्वियसली
वो एक शॉप के लिए किसी सीए के पास नहीं आएगी, किसी सीएस के पास नहीं आएगी। ऑब्वियसली जब उनका एक चेन है, राइट, जब एक लाइक व्हेन शील हैव मल्टीपल चेन्स, 4-5 शॉप हैं, तो वो समझ सकते हैं कि अब इसको वो ग्रो कर सकती हैं, राइट। और तब उस टाइम पे उनके पास डेफिनेटली उतने एक्सपेंसेस होंगे, है ना, जो वो बियर कर सकती हैं। सो मेरे ख्याल से इनिशियल डेज में, वही मैंने बोला कि आप इनिशियल डेज में कॉस्ट मत रखिए, आप इनिशियल डेज में अपने बिजनेस को बनाने के सोचिए। जब एक लेवल पर बिजनेस आ जाए उसके बाद इसको आप स्ट्रक्चर दीजिए एज अ कंपनी और एज अ एलएलपी, जैसा आपको ठीक लगे। उसके बाद आप अपने गवर्नेंस, अपने कंप्लायंस पे स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि कोई स्टार्टअप है, उसको स्टार्टिंग में अपने कितने इक्विटी इन्वेस्टर को डाइल्यूट करने चाहिए? ओके, सो श्वेता जी, क्या होता है कि जब लोग स्टार्टअप अपना ओपन करते हैं, रजिस्टर करते हैं, सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दे आर इन सर्च ऑफ अ इन्वेस्टर। सो जब उनको इन्वेस्टर मिलता है तो देयर इज अ क्वेश्चन दैट अराइज कि हमें कितना इक्विटी डाइल्यूट करना चाहिए। सो एट द वेरी फर्स्ट आई वुड से कि हमें सबसे पहले इन्वेस्टर के पास नहीं जाना चाहिए अनटिल एंड अनलेस हमारा प्रोडक्ट वैलिडेट हो और हमारे पास एक स्मॉल नंबर ऑफ ट्रैक्शन हो, ठीक है। और जब हमारा बिजनेस मॉडल प्रूवन हो, हमारे जब प्रोडक्ट वैलिडेट हो, उसके बाद जब हम इन्वेस्टर के पास जाते भी हैं तो डाइल्यूशन उतनी ही करनी चाहिए जितना हमारे पास आगे के फंड रेजिंग के लिए स्कोप बचा रहे, या जब हमारे प्रमोटर्स के पास एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग रहे। बिकॉज शेयर होल्डिंग इज़ नॉट जस्ट ऑनरशिप, इट इज़ ऑल्सो द मोटिवेशन टू वर्क। कंपनी कल को ईसॉप्स भी इशू कर सकती है, स्वेट इक्विटी शेयर्स भी इशू कर सकती है, या मल्टीपल फंडिंग राउंड में भी जा सकती है। तो उतना स्पेस होना चाहिए कंपनी के प्रमोटर्स के पास। सो डाइल्यूट उतना ही करना चाहिए जितना आई मीन प्रमोटर्स के पास स्पेस हो। और हमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखना चाहिए। हम आज की वैल्यूएशन पे या आज के सिनेरियो पे हम डाइल्यूशन नहीं कर सकते, हमें फर्दर 5 to 10 ईयर्स का स्कोप लेकर के चलना होता है कि हमें कितना डाइल्यूशन करना चाहिए। सो इट इज़ ऑब्वियसली पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड अ लॉन्ग टर्म गेम। 5-10 ईयर्स का एनालाइज करने के बाद ही मतलब बिल्कुल लेना चाहिए कि कितना डाइल्यूट हाँ जी, करना है। हाँ जी, बिल्कुल। अगर एक फाउंडर है, वो कंपनी बना रहा है, आगे चल के उसे आईपीओ लाना है, तो उसे आज से किस तरीके से अपना आगे बढ़ाना चाहिए जर्नी को, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? राइट, ये काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है आज के डेट में, बिकॉज वी सी अ लॉट ऑफ आईपीओज दैट आर कमिंग। काफ़ी सारे आईपीओज मेन बोर्ड में और एसएमई आईपीओज आ रहे हैं। सो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब कंपनीज आईपीओ के लिए जा रही होती है तब वो उसे याद आता है कि हमें अपने कंप्लायंसेस ठीक करने हैं जी। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक प्रोमिनेंट बिजनेस बना रहे हैं जिसको आप आगे आईपीओ में लेके जाना चाहते हैं तो आपको वेरी फर्स्ट डे से अपने कंप्लायंसेस पे ध्यान रखना चाहिए। एक प्रॉपर अकाउंटिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, बुक कीपिंग मैकेनिज्म होने चाहिए, आपके प्रॉपर कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपके कोई भी कंप्लायंसेस ना छूटे। बिकॉज जब आप आईपीओ के लिए जा रहे होते हैं तो आप काफ़ी सारी ड्यू डिलिजेंस होता है कंपनी का, कहीं कोई नोटिस ना हो, कहीं कंप्लायंस लैप्स ना हो, राइट। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे कंपनीज को अपने कंप्लायंसेस पे और अपने टैक्सेशन पे और जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इश्यूज होते हैं उन पे ध्यान देना चाहिए सो दैट बाद में प्रॉब्लम ना हो, एट द टाइम ऑफ आईपीओ प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, एक सवाल और है, कंप्लायंस जो है ये कॉस्ट है या वैल्यूएशन ड्राइवर है? ओके, सो ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछते हैं लोग बेसिकली, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि कंप्लायंस ही तो कराना है और ये एक तरह से कॉस्ट मानते हैं। बट मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट अ कॉस्ट एट ऑल, इट इज़ अ वैल्यूएशन ड्राइवर, इट इज़ अ वैल्यू एडिशन टू द कंपनी। बिकॉज कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी स्टेक होल्डर कंपनी के साथ तभी जुड़ता है जब कंपनी कंप्लाइड हो। बीइंग अ कंप्लाइड मीन्स इट इज़ ट्रस्टेड एंड इट इज़ ऑथेंटिकेटेड। अगर आप कंप्लाइड हो तो डेफिनेटली इट विल ड्राइव वैल्यू, इट विल ड्राइव इन्वेस्टर्स एंड इट विल ड्राइव अदर स्टेक होल्डर्स। बट अगर आप कंप्लाइड नहीं हो तो द ट्रस्ट इज़ ब्रोकन एंड आपके साथ इन्वेस्टर्स नहीं जुड़ेंगे और ना ही आपके साथ माइट बी और अदर स्टेक होल्डर्स जुड़ेंगे, ना ही कोई बैंक जुड़ना चाहेगा आपके साथ, ना आपको प्रॉपर लोन्स मिलते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि कंप्लायंस हैज़ टू बी अ काइंड ऑफ वैल्यूएशन ड्रिवन। अच्छा, एक फाउंडर एग्रीमेंट में क्या क्या क्लॉजेज होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में, मतलब कि लोगों को समझ में आ जाए, कॉमन पब्लिक भी समझ ले। जी। सो सिंस स्टार्टअप्स आज के डेट में सारे एंटरप्रेन्योर्स करते हैं तो फाउंडर एग्रीमेंट बनाते ही हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। फाउंडर एग्रीमेंट मीन्स जब दो लोग किसी स्टार्टअप को फाउंड कर रहे हैं
तो उस टाइम उनके बीच कुछ सहमति होती है, कुछ असहमति होती है, जिसको वो एक पेपर पे ड्राफ्ट करते हैं और उसको फाइनलाइज करते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लाउज होते हैं, जैसे इक्विटी किसके पास कितनी होती है, क्या रोल्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या होते हैं और फ्यूचर में किसकी इक्विटी कैसे रहनी है, राइट, हाउ द प्रमोटर्स एंड हाउ द फाउंडर्स विल टेक एग्जिट, राइट, अगर फंड रेजिंग होगी तो फंड रेजिंग में किसको क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा। सो इवेंचुअली एक एक चीज़ जो एक कंपनी को चलाने के लिए आ सकती है, कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड एक एक इशू जो भी आ सकता है, उससे हम एडवांस में एनालाइज करते हैं और उसको हम लोग फाउंडर एग्रीमेंट में लेकर के आते हैं। पर CS MBA में टफेस्ट जर्नी आप किसको देखते हैं अपने हिसाब से? टफेस्ट जर्नी फिर से मैं यही बोलूँगा कि टफेस्ट कुछ भी नहीं होता, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन मी एंड अपॉन द पर्सन हु इज़ परसुइंग। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने CA, CS, CMA, MBA बहुत सारे कोर्सेज कर रखे हैं, और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक भी कोर्स नहीं कर पाते हैं। सो इट इज जनरली जो कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं CS भी कर ही लेते हैं मोस्टली, because they are capable of MBA doing, थोड़ा डिफरेंट अलग होता है, बट CS because they are capable of doing, right, it totally depends on the individual। कोर्सेज सारे बराबर ही हैं, राइट, कोई ऐसा नहीं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, कोई ऐसा नहीं कि काफ़ी इजी है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल में कैलिबर है तो वो कोई भी कोर्स करे। अब जैसे कुछ लोगों को अकाउंटिंग करना ज़्यादा पसंद है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना ज़्यादा पसंद है, तो वो ऑब्वियसली CA में अच्छा करेंगे, राइट, और कुछ लोगों को लॉ पढ़ना, एनालिसिस करना ज़्यादा पसंद है, तो वो CS में अच्छा करेंगे, राइट। और कुछ लोग हैं जिनको चीज़ों को मैनेज करना ज़्यादा पसंद है, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि पीपल मैनेजमेंट कैसे होता है, राइट, कंपनी के डिसीजन कैसे लिया जा सकता है, तो ऐसे लोग MBA कर सकते हैं और दे कैन डू वेल। कर तो कोई भी सकता है, बट टू डू इट इन अ गुड मैनर, इट इज इम्पॉर्टेंट। पर ऐसा मतलब मेरा पर्सनल है कि CS में थोड़ा करने के लिए उसकी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब एक्चुअली क्या होता है कि सारे लॉज हमारे इंग्लिश में है, राइट, तो इसीलिए, और लॉ को लिखना पड़ता है। अब CA में क्या होता है कि उसमें नंबर्स रहते हैं, राइट, फाइनेंस में चूँकि नंबर्स होते हैं, और लॉ में आपको हर एक चीज़ को लिखना पड़ता है, थ्योरेटिकल काफ़ी ज़्यादा होता है। सो यस, डेफिनेटली उसमें इंग्लिश होती है चीज़ें, बट आई वुड से कि सिर्फ इंग्लिश नहीं होता, कॉन्सेप्ट मैटर करता है कि सामने वाले स्टूडेंट ने कितना समझा इस चीज़ को। नहीं, कॉन्सेप्ट के बाद उसको लिखना भी तो पड़ता है, लैंग्वेज, लिटरेचर। बिल्कुल, इट्स नॉट लिटरेचर, इट इज़ द लॉ, और लॉ को समझ करके ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अब तो सिस्टम थोड़े चेंज हो गए। पहले क्या था कि अगर आपने बिकम ऑनर मतलब अकाउंटिंग वगैरह बिकम किया हुआ है तो CA और CS इंटर दे सकते थे डायरेक्ट, वो चीज़ें देन फाइनल। वो सिस्टम अब तो शायद कुछ चेंजेस आ गए ना, कुछ फाउंडेशन बाटा समथिंग कुछ नए भी ऐड हुए हैं। हाँ जी, नए करिकुलम में कुछ चीजें, नेम हैज बीन चेंज्ड एक्चुअली, ठीक है, बट P1 P2 समथिंग लाइक दैट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, तो वो क्या है ना कि सिस्टम सेम है, बट हाँ थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ है, और थोड़ा बहुत चेंज हमेशा आता रहता है, राइट। मैंने एक्चुअली दोनों का इंटर दिया था, CA इंटर मेरा निकला भी था, ओके, CS नहीं निकला था। ओके। सो देखिए, इसका बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश दोनों में ही अच्छी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, बात कॉन्सेप्ट की है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। व्हेन यू आर जब आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं ना, आप उसको पेन डाउन भी इजीली कर सकते हैं मेरे ख्याल से। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, इट इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट मैटर करता है। अच्छा, एक चीज़, अगर वन वर्ड में आपको 2026 में इंटरप्रेन्योर के लिए कुछ बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? 2026 में अपकमिंग जो अगर वन वर्ड में बोलूँगा तो इट इज़ लीथल। एक मतलब वन सेंटेंस मैसेज। बिल्कुल, अगर वन वर्ड में बोलूँ तो इट इज़ लीथल, राइट। अगर मैं एक सेंटेंस को या नंबर ऑफ अगर वर्ड्स मैं लेके चलूँ तो सी व्हाट हैपेंस कि पहले स्टार्टअप्स किसी तरह से सस्टेन करना चाहते थे, बट अब ऐसा नहीं है, दे हैव बीन चेंज्ड एक्चुअली, ठीक है, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू ड्राइव द मार्केट इन देयर ओन वे, राइट। पहले हमने पेटीएम और इस टाइप के जोमेटो, इन सब सारे स्टार्टअप्स को देखा हुआ है, ओला को हमने देखा हुआ है, राइट, हाउ दे यूज्ड टू डू, क्या मार्केटिंग एक्सपेंस वो लोग करते थे, राइट। अभी हम देख रहे हैं कि अभी जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं वो उतना ज़्यादा उस लेवल पे मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं, उतने ज़्यादा डिस्काउंट्स वो नहीं देते हैं, वो अपना जो भी बिजनेस है उसको सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, दे आर हैविंग डिफरेंट चैनल ऑफ डूइंग मार्केटिंग, सो दे आर ड्राइविंग द मार्केट and now they are becoming big in through different channels and all. अच्छा, पहले तो आप स्टार्टअप फंडिंग और बूट स्ट्रैपिंग इसको समझाइए कि क्या है और which one is better in current scenario. So
Bootstrapping means to do the business from your own pocket, right? And the funding means to get the funding from outsiders, right? So आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतना फंड हो कि आप बिजनेस को उस लेवल पे स्केल कर सको, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप पहले दिन ही जा करके फंडिंग लो, बिकॉज आपको कोई फर्स्ट डे फंडिंग नहीं करता है, बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रोडक्ट, यू डोंट हैव कस्टमर्स, राइट? सो एक्चुअली आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको बूट स्ट्रैप करना चाहिए, आपको अपने पैसे लगा करके मार्केट में उतरना चाहिए, कस्टमर्स ढूंढने चाहिए और अपना एक कस्टमर बेस बनाना चाहिए, राइट? और जब आपका एक बिजनेस बेस बन जाए, जब आपके रेगुलर कस्टमर्स बन जाए, जब आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट चल रहा है, राइट, जब आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें कुछ दम है, तब जा कर के आप फंडिंग के लिए जाते हैं. फंडिंग इज़ फॉर टू एक्सेलरेट द ग्रोथ, राइट? अगर आपके पास आपने अगर आज फंडिंग ले ली और आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, अगर आपके पास कस्टमर बेस नहीं है, आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, राइट, प्रॉपर रिटर्न स्ट्रेटेजी नहीं है कि आप किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे, तो आपकी वो फंडिंग भी बेकार चली जाएगी. सो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहले बूटस्ट्रैप करें कुछ लेवल तक, जब आपका एक बिजनेस प्लान सक्सेस हो रहा है, जब आप वैलिडेट कर ले तो प्रोडक्ट्स को, देन यू कैन गो फॉर फंड रेजिंग, बिकॉज दैट विल बी हेल्पिंग यू फॉर द ग्रोथ. अच्छा, अभी आप इतने सारे कंपनीज में सबके टच में रहते होंगे, तो अभी जो आप देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए आप कौन सी कंपनी को एडमायर करना चाहेंगे? कुछ अब 1 2 3 4 5 कंपनी को भी कर सकते हैं. देखिए, देयर आर नंबर ऑफ कंपनीज, दे आर एंड दे आर डूइंग वेरी गुड विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट आई वुड से कंपनीज लाइक इन्फोसिस, TCS, दे आर डूइंग दे आर डूइंग रियली वेरी वेल. इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है मेरे ख्याल से कि हर एक कंपनी सेक्रेटरी को या हर एक प्रोफेशनल को जो इस फील्ड में है, उनको देखना चाहिए कि इनके एनुअल रिपोर्ट्स किस तरीके से होते हैं, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है. दे हैव एक हमारे प्रोफेशन में भी हमारे लिए भी एक ऐसा स्पेस इन्होंने क्रिएट किया है कि वी कैन टेक एक्सपीरियंस फ्रॉम देयर एनुअल रिपोर्ट एंड देयर फाइलिंग्स, और उसको हम अपने जो स्मॉल कंपनीज हैं उनमें हम यूटिलाइज कर सकते हैं. स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल हो रहे हैं ड्यू टू गवर्नेंस इश्यूज, या फिर उनके प्रोडक्ट में गुणवत्ता कम होती है, प्रोडक्ट एज गुड नहीं होता है इसलिए. ओके, सो क्या होता है ना कि दोनों चीज़ों की वजह से स्टार्टअप्स फेल होते हैं. कई बार उनके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, बट चूँकि दे डोंट हैव देयर प्लान्स रिटन, उनके पास स्ट्रेटेजी नहीं होती है, इस वजह से भी फेल होते हैं. प्रोडक्ट अगर अच्छा ना हो तो डेफिनेटली कंपनी फेल होती ही है, राइट? बिकॉज आपके पास फिर कस्टमर्स नहीं होते हैं. आप एक लिमिटेड टाइम तक चला सकते हैं, जब तक आपके पास फंडिंग का रनवे है तब तक आप चला सकते हैं. हमने काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को देखा है बंद होते हुए, राइट? बट कई बार बड़ी कंपनीज भी बंद हो जाती हैं, और वो प्रोडक्ट की वजह से नहीं, अच्छा प्रोडक्ट होने के बावजूद भी बंद हो जाती है, बिकॉज उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती प्रॉपर. कई बार फाउंडर डिस्प्यूट हो जाता है, कई बार लीगल एक्शंस हो जाते हैं, कई बार ट्रांसपेरेंसी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनीज बंद होती है. हमारे पास एग्जांपल है सत्यम कंप्यूटर्स का, अगर हम देखें, इट वाज अ वेरी बिग कंपनी एंड इट गॉट ये डूबी गई एक तरीके से, राइट, बिकॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड ऑल. सो आई वुड से कि नॉन कंप्लायंस इज वेरी 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 मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू ग्रो. इट इज़ नॉट अ कॉस्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ वैल्यू ड्राइवर. आप जब भी आप कोई बड़ी कंपनी देखते हो, आप देखोगे कि वो कंप्लायंस पे काफ़ी सारा गवर्नेंस इशू भी तो आ सकते हैं. आप देखे होंगे कि कई सारे ऐसे तो जैसे दूसरे किसी और गवर्नमेंट का संरक्षण प्राप्त होता है, वो टेक ओवर कर लेते हैं. आप देखें, सुने होंगे टाटा नगर एविएशन, ये भी काफ़ी नामी कम थी एविएशन का उस समय, पायलट की ट्रेनिंग वगैरह वहाँ से लेकिन अब नहीं, मतलब उसका बंदी हो गई. वो गवर्नेंस इशू के बारे में आपका क्या कहना है कि गवर्नेंस इशू की वजह से भी कंपनी क्लोज होती है? हाँ जी, बिल्कुल. जैसा भी आपको मैंने एग्जांपल दिया सत्यम कंप्यूटर्स को लेकर के, काफ़ी सारी कंपनी, सिर्फ सत्यम नहीं है, काफ़ी सारी कंपनी आते जाती है, ठीक है, जिसमें गवर्नेंस इश्यूज़ हैं. अगर आप NCLT जाएंगे या फिर आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के एडजुडिकेशन ऑर्डर्स देखेंगे, तो काफ़ी सारी कंपनीज के ऑर्डर्स आते हैं और काफ़ी सारे उस पर ह्यूज पेनल्टीज भी होते हैं. सो गवर्नेंस कॉस्ट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट, आई वुड से, और इसकी वजह से भी कंपनी को नुकसान काफ़ी झेलना पड़ता है. सिर्फ प्रोडक्ट इज़ नॉट ए ओनली थिंग जिसकी वजह से कंपनीज बंद होती हैं. आई वुड से गवर्नेंस, अगर कोई मेजर नॉन कंप्लायंस इशू हो तो डेफिनेटली कंपनी लूजेस द क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट एंड इवेंचुअली कंपनी फेल्स, आई वुड से. अच्छा, एक लास्ट में आप जाते जाते
लोगों के लिए जो आज के यूथ इंटरप्रेन्योर है अपना बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्या क्या उनके प्रिकॉशन है कॉपीराइट वगैरह से रिलेटेड या कुछ इस तरीके से? सो मेरे ख्याल से आई वुड सजेस्ट टू द यूथ कि आपको बिजनेस करना चाहिए रेदर देन go for an employment. You should generate employment for you and for other 5 people at least. So आजकल की जनरेशन जेन जी जिसको हम बोलते हैं वो काफ़ी एक्टिव भी है और दे आर डूइंग वेरी इनोवेटिव वर्क. आई वुड से कि आप अपने बिजनेस को हमेशा, जब भी आप बिजनेस करते हो तो आप हमेशा प्रॉपर कंप्लायंस के साथ बिजनेस करें एंड यू जस्ट प्रिपेयर एवरी डॉक्यूमेंट जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो. हर एक एग्रीमेंट को आप प्रॉपर रखें सो दैट आपको आज नहीं बल्कि फ्यूचर में भी कोई किसी तरीके की लीगल इश्यूज़ का सामना ना करना पड़ा. मैं यही अपने यंगस्टर्स को सजेस्ट करूँगा, एडवाइस दूंगा. जी जी. अच्छा, आज एक लास्ट में एक भी है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे छोटे मोटे जो इन्फ्लुएंसर हैं, इन लोगों के लिए कॉपीराइट कितना ज़रूरी है? सी, कॉपीराइट इज़ फॉर द आर्टिस्टिक वर्क, राइट. आप जो भी आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं, जो भी आपके आर्ट है, राइट, आप उसको सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको कॉपीराइट, या अगर आपके कोई ब्रांड है जो आपने ब्रांड बना रखा है, आप उस ब्रांड को अपने साथ एसोसिएट करके रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन मिले कि आपका ब्रांड कोई मिस यूज़ ना करे, तो आपको ट्रेडमार्क आपको कराना चाहिए. सो देयर आर दिस काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके ब्रेन से डेवलप हुई है, बी इट अ लोगो, बी इट एनी आर्टिस्टिक वर्क, या बी इट अ इनोवेशन. तो इन तीनों कैटेगरी के जो आपके काइंड ऑफ एसेट होते हैं, इनको हम रजिस्टर करते हैं विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़. अगर वो कोई यूनिक आइडेंटिटी हो सो इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर ट्रेडमार्क एक्ट. अगर कोई आर्ट एंड कुछ वैसा हो तो हम उसको कॉपीराइट में करते हैं, और अगर वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हों या कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तो हम फिर पेटेंट में उसको रजिस्टर करते हैं. अच्छा. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट और कोई आपकी आइडिया कॉपी ना कर सके. जी, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सवाल तो और भी कई सारे हैं लेकिन समय की सीमा है, तो लेकिन फिर भी हमने अहम सवालों को अपने शो में ले लिया. उम्मीद करूंगी कि आपके साथ दोबारा फिर हम बैठेंगे तो और भी बातों पे हम चर्चा करेंगे. हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग.